जय हिंद। आज के इस वीडियो में अपन मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में कौन से पठार पाया जाता है या कौन सा पर्वत पाया जाता है, उन पठारों का निर्माण किस प्रकार हुआ था, कौन से काल में हुआ था, अरावली पर्वत श्रृंखला कौन से काल में बनी थी, गोंडवाना लैंड के कौन से काल में बनी थी, वो किस क्षेत्र में पाया जाता है। उस पठारों के क्षेत्र की वजह से या उस पठारों के लोकेशन के बाद हमें मिट्टियाँ पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि उन्हीं पठारों के शरण के कारण मिट्टियों का निर्माण होता है। उन्हीं पठारों के पे जो भूमि पाई जाती है, उन भूमि का जो हवा के अपर्दन द्वारा या नदियों के द्वारा उन जो पठारों का शरण किया जाता है, तो उनके साथ जो मिट्टियाँ निकलती है उस पठारों के शरण की वजह से, तो उन पठारों में जहाँ जहाँ जो पठार पाए जाते हैं उन्हीं के हिसाब से यहाँ पर मिट्टियाँ पाई जाती है। तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश में मिट्टियाँ कितने प्रकार की पाई जाती है और पूरे भारत में, भारत के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश में मिट्टियाँ कहाँ कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि मिट्टियाँ किसे कहते हैं। तो मिट्टी वो धरातल पर बिछा, क्या मिट्टी किसे कहते हैं? धरातल पे जो बिछा हुआ आवरण होता है जिसमें धात्विक और अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? धात्विक और अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। यानी कि जो धरातल का जो ऊपर बिछा हुआ आवरण है, उस आवरण में जिसमें धात्विक और अधात्विक खनिज पाए जाएंगे, जैविक विविधता पाई जाएगी या जीव जंतु पाए जाएंगे, उसे हम मिट्टियाँ कहेंगे। मिट्टियों को सर्वप्रथम मृदा विज्ञान ने, किसने? मृदा विज्ञान द्वारा या भारत के जो भारत सरकार की मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी द्वारा, है ना, 1987 में, क्या 1987 में 8 मिट्टियाँ बताई गई थी। क्या बताई गई कि पूरे भारत में 1987 में मृदा विज्ञान द्वारा 8 मिट्टियाँ बताई गई थी। लेकिन मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं अपन, तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हमें श्री रमन्ना द्वारा, क्या श्री रमन्ना द्वारा, जो कि मृदा विज्ञान के एक बहुत अच्छे जानकारी वैज्ञानिक थे, उन्होंने मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में 5 मिट्टियाँ बताई हैं कि मध्य प्रदेश में ये 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में जो 8 मिट्टियाँ बताई थी, वो 8 मिट्टियाँ कौन कौन सी थी? एक थी जलोढ़ मिट्टी, दूसरी थी लाल मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं अपन की, एक जलोढ़ मिट्टी, दूसरी लाल मिट्टी, तीसरी में आती है तो काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि भारत नदियों का देश है। भारत में गंगा, जमुना, यमुना, चंबल, नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, इन नदियों के द्वारा जो मिट्टियाँ लाई जाती है, नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और बाद में हर हर राज्य से होकर नदियाँ हो जाती है, इसलिए हर राज्य में लगभग लगभग जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसलिए पूरे भारत के क्षेत्रफल में देखा जाए तो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 43% भूभाग पर, क्या पूरे भारत के क्षेत्रफल के 43% भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार भारत में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। दूसरी मिट्टी देखेंगे तो भारत के परिप्रेक्ष्य में लाल मिट्टी। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी का निर्माण जो कि गोंडवाना लैंड की चट्टानों के द्वारा हुआ, है ना, क्या गोंडवाना लैंड की चट्टानों के द्वारा लाल मिट्टी का निर्माण हुआ। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे अपन, तो भारत का जो दक्षिणी भाग है यह गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है भारत। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाएगी? लाल मिट्टी पाई जाएगी पूरा भारत परिप्रेक्ष्य में। तो पूरा भारत के टोटल क्षेत्रफल में, क्या बोला मैं, भारत के कुल क्षेत्रफल का 18%, यानी भारत के कुल क्षेत्रफल के 18% भूभाग पर लाल मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार देखेंगे तो पहले नंबर पर जलोढ़ मिट्टी, दूसरे नंबर पर लाल मिट्टी, तीसरे नंबर पर काली मिट्टी। यानी भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारत के परिप्रेक्ष्य में तीसरे नंबर पर काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। यह पूरा भारत के क्षेत्रफल का कितना? पूरा भारत के क्षेत्रफल की 15% भूभाग पर काली मिट्टी पाई जाती है। अब काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार हुआ था? काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के ठंडे होने से, आग्नेय चट्टानों के बेसाल्ट ग्रुप के क्षरण के द्वारा काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो भारत में जहाँ जहाँ ज्वालामुखी के चट्टान है या जहाँ जहाँ आग्नेय चट्टान है वहां तो काली मिट्टी पाई जाएगी। इस प्रकार 15% भूभाग पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो क्या देखा हम लोगों ने कि पहले नंबर पर जलोढ़ मिट्टी, दूसरे नंबर पर लाल मिट्टी, तीसरे नंबर पर काली मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, जो पर्वतीय हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाएगी उसे क्या बोलेंगे? पर्वतीय मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी क्या देखा? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। और चौथे नंबर पर देखिए अपने पर्वतीय मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी, उसके बाद में मरुस्थलीय मिट्टी, पीट मिट्टी। कौन कौन सी? मरुस्थलीय, पीट मिट्टी और क्षारीय लवणीय मिट्टी। इस प्रकार पूरे भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां बांटी गई। किस पर? 8 प्रकार की। कौन कौन सी? जलोढ़, लाल, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी। चौथे नंबर पर लेटराइट मिट्टी, है ना। उसके बाद 5वें नंबर पर पर्वतीय मिट्टी, छठे नंबर पर मरुस्थलीय मिट्टी, 7वें नंबर पर पीट मिट्टी और 8वें नंबर पर क्षारीय मिट्टी। या अब बाकी की जो मिट्टियां जो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपन अपने लिए आईएमपी नहीं है, उन मिट्टियों को अपन भारत का जो भूगोल है यानी भारत की जो जियोग्राफी है उसके अंतर्गत पढ़ते हैं।
यहाँ पर अपन मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो जो चीजें आवश्यक है वही पढ़ेंगे, क्योंकि अपन मध्य प्रदेश के बारे में पढ़े तो मध्य प्रदेश की जो जो मिट्टी है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो अब मध्य प्रदेश के बारे में देखेंगे तो श्री रामन्ना, क्या बोला मैंने, श्री रमन्ना के अनुसार मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। अब ये 5 प्रकार की मिट्टियां कौन कौन सी है, तो 5 प्रकार में एक मिट्टी है काली मिट्टी, दूसरी है जलोढ़ मिट्टी, तीसरी मिट्टी है लाल मिट्टी, क्या बोला मैं, पहली मिट्टी काली मिट्टी, दूसरी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, तीसरी मिट्टी लाल मिट्टी, और चौथी मिट्टी कौन सी, मिश्रित मिट्टी। लाल काली और पीली मिट्टी मिलाकर जो मिट्टी बनती है उसको बोलते हैं अपन मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी, पांचवी मिट्टी कौन सी है अपने, कचारी मिट्टी, और बालाघाट और छिंदवाड़ा क्षेत्र में कुछ भूभाग पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार पूरे भारत में लगभग मध्य प्रदेश में 5 मिट्टियां पाई जाती है। कितने प्रकार की, 5 मिट्टियां पाई जाती है। अब इन मिट्टियों के बारे में अपन विस्तृत जानकारी लेते हैं, कौन से क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उसमें क्या क्या फसलें उत्पादित होती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अपन काली मिट्टी के बारे में। तो काली मिट्टी का निर्माण कैसे पढ़ा आपने, पहले पढ़ा, काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के लावे से, क्या, ज्वालामुखी के लावे के ठंडे होने से, ज्वालामुखी के लावे का जो लावा निकलेगा उसके ठंडे होने से आग्नेय चट्टान पड़ी। ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ लिया था कि आग्नेय चट्टान का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो आग्नेय चट्टान का ही जो रूप होता है कौन सा, बेसाल्ट चट्टान, उस बेसाल्ट चट्टान के क्षरण से, क्या बोला मैंने, कि आग्नेय चट्टान के जो रूप होता है बेसाल्ट चट्टान, उसी बेसाल्ट चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अभी काली मिट्टी मध्य प्रदेश में किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो काली मिट्टी को मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, क्या देखा उन्होंने, काली मिट्टी को मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में 3 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से भाग में बांट दिया गया, एक साधारण काली मिट्टी, दूसरा बांटा उन्होंने गहरी काली मिट्टी, तीसरा बांटा छिछली काली मिट्टी। साधारण काली मिट्टी में क्या है कि साधारण काली मिट्टी जो कि मालवा के पठार के क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, मालवा के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है ना, मालवा के पठार में पाई जाती है। ये पूरे भूभाग में मालवा के पठार में ये टोटल जो काली मिट्टी है मध्य प्रदेश के अंतर्गत काली मिट्टी 43.6%, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है मध्य प्रदेश। पूरे भारत में देखेंगे तो 15% के साथ काली मिट्टी तीसरे नंबर पर आती है। और अगर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये 43.6% के साथ मध्य प्रदेश की सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में काला रंग किसकी अधिकता के कारण होता है, काला रंग लोहे की अधिकता के कारण काला, इसका रंग काला होता है। इसमें फास्फोरस आयरन, कैल्शियम और चूने की अधिकता होती है। इस मिट्टी के अंदर आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और चूना भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन इसके अंतर्गत जैव विविधता की या जैविक पदार्थों की और साथ में फास्फोरस और नाइट्रोजन, क्या, जैविक पदार्थों की फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। जैव विविधता की कमी क्यों पाई जाती है, क्योंकि आपने देखा कि इसका निर्माण कहाँ से हुआ, बेसाल्ट चट्टान से। बेसाल्ट चट्टान किसका रूप है, आग्नेय चट्टान का। आग्नेय चट्टान किससे, ज्वालामुखी से निकली थी, है ना, ज्वालामुखी के ठंडे होने से बनी थी, इसलिए यहाँ पर जैव विविधता की कमी पाई जाती है ना। इस काली मिट्टी को अपन देखेंगे तो इस काली मिट्टी को महाराष्ट्र के अंतर्गत, क्या, महाराष्ट्र के अंतर्गत या तो रेगुर मिट्टी कहेंगे या कपासी मिट्टी कहा जाता है। महाराष्ट्र में इस काली मिट्टी को क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी कहते हैं या कपासी मिट्टी कहते हैं, है ना। अगर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जाएंगे तो ये मिट्टी यहीं तो नहीं पाई जाती, ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी पाई जाती होगी। तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में इसको करल मिट्टी कहा जाता है। कौन सी कहता है, करल मिट्टी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं अपन, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसको, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने काली मिट्टी को चेरानोजम कहा जाता है। क्या कहता है, चेरानोजम। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहा जाता है, तो काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेरानोजम कहा जाता है। इस मिट्टी का अगर पीएच मान देखेंगे अपन, क्या देखेंगे, इस मिट्टी का पीएच मान, इस मिट्टी का पीएच मान 7.5 से 8.5 होता है, क्या, 7.5 से 8.5, है ना। इस प्रकार पर देखेंगे तो ये मिट्टी क्षारीय प्रकार की होती है, क्योंकि 7 पॉइंट उदासीन होता है और 7 से नीचे का भाग जो एसिडिक होता है और 7 से ऊपर वाला क्षारीय होता है। तो ये मिट्टी का पीएच मान क्या है, 7.5 से 8.5, क्या, 7.5 से 8.5। इस प्रकार अपन देखेंगे तो काली मिट्टी क्षारीय प्रकार की मिट्टी पाई जाती है ना। अब इस मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया, कहाँ बांटा गया, एक तो साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। तो साधारण काली मिट्टी मालवा पठार पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, मालवा पठार में। और ये पूरी काली मिट्टी का 37% है, यानी कि 43.6% में 37% मिट्टी साधारण काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि मालवा पठार के अंतर्गत होती है। अब मालवा पठार में इस मिट्टी के अंतर्गत हम गेहूं की और कपास और सोयाबीन, गेहूं, कपास और सोयाबीन अत्यधिक मात्रा में बोते हैं, है ना। यह काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए, क्या, कपास के उत्पादन के लिए अत्यधिक बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन मालवा के क्षेत्र में देखेंगे तो मालवा के क्षेत्र में यहाँ पर गेहूं की अधिकता होती है,
यहाँ पर मालवा में इस मिट्टी में गेहूं अत्यधिक मात्रा में बोया जाता है। हाँ, तो क्या देखा आप लोगों ने कि मालवा के पठार में साधारण काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि काली मिट्टी का सर्वाधिक 37% मालवा के पठार के अंतर्गत ही पाया जाता है। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे तो नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र के अंतर्गत, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र के अंतर्गत गहरी काली मिट्टी पाई जाएगी। अब गहरी काली मिट्टी पाई जाएगी तो ये गहरी काली मिट्टी की एक विशेषता होती है कि ये पानी जल्दी एब्जॉर्व कर लेती है, यानी कि पानी अत्यधिक मात्रा में पानी सोख लेती है, और पानी सोखने के कारण ये चिकनी हो जाती है, इसलिए यहाँ पर जायद फसलें पाई जाती है। और ये पूरे भूभाग में यानी कि काली मिट्टी के टोटल 43.6% से 3.5% क्षेत्रफल में नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि बहुत ही गहरी काली होती है। इसमें पानी सोने के कारण ये जल्दी चिकनी हो जाती है, इसलिए यहाँ पर जायद फसलें बोई जाती है। कौन सी फसलें बोई जाती है? जायद फसलें बोई जाती है ना। कौन सी? ककड़ी, खीरा और तरबूज, खरबूज, ये फसलें बोई जाती है, जो कि जिन फसलों को पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है, वो फसलें इस मिट्टी के अंतर्गत बोई जाती है ना। इस मिट्टी की एक खराबी भी है कि ये मिट्टी में अगर पानी की कमी हो जाती है तो इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है। क्या? बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है इस मिट्टी के अंदर, पानी की कमी हो जाती है। तीसरी मिट्टी में देखेंगे अपन तो काली मिट्टी का तीसरा रूप है छिछरी काली मिट्टी। इसका छिछरा काली मिट्टी यानी कि ये हल्की काली होती है। हल्की काली किस कारण से होती है कि इसमें बलुआ पत्थर और चूने की मात्रा अत्यधिक मात्रा में होती है। क्या? बलुआ पत्थर और चूने की अत्यधिक मात्रा के कारण इसका रंग छिछरा काला हो जाता है, इसे छिछरी काली कहते हैं। यह सर्वाधिक मतलब कि जो मध्य प्रदेश काली मिट्टी है उसके 7.1%, टोटल काली मिट्टी का 7.1% क्षेत्र में पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है? तो सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला में, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत छिछरी काली मिट्टी पाई जाती है ना। उसके बाद देखेंगे अपन दूसरी मिट्टी। तो दूसरी मिट्टी मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है? तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के नदियों के अपार क्षेत्र में, या नदियां उनके सहायक नदियों के अपर्दन द्वारा तो नदियां अपने साथ मिट्टी लेके आ जाती है, उस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में ये जलोढ़ मिट्टी कहाँ से है? तो चंबल व उसकी सहायक नदियां, इसकी चंबल व उसकी सहायक नदियों के अपर्दन से मध्य प्रदेश के अंतर्गत जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी मध्य भारत पठार में पाई जाती है। कहाँ? मध्य भारत के, यहीं से चंबल नदी होकर गुजरती है और यहीं से शिप्रा, यहाँ से केन, कालीसिंध वगैरह यहीं पे जाके चंबल नदी में मिलते हैं। तो चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों के, क्या? चंबल और उसकी सहायक नदियों के अपर्दन से जो मिट्टी बनती है, कौन सी मिट्टी बनती है? जलोढ़ मिट्टी बनती है। क्या? चंबल और उसकी सहायक नदियों से कौन सी मिट्टी बनती है? जलोढ़ मिट्टी बनती है ना। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है बांगड़ जलोढ़, दूसरी होती है खादर जलोढ़। खादर और बांगड़ किसे कहते हैं? कि जो जिस क्षेत्र में नदियों का बाढ़ का पानी बार बार आ जाता है, उस क्षेत्र में तो जो मिट्टी पाई जाएगी वो बार बार चेंज हो जाएगी, तो बार बार चेंज होने के कारण उसे हम नवीन जलोढ़ कहते हैं। यह अत्यधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि जब नदियों का पानी बाहर आता है तो वो कुछ समय बाद वापस रिटर्न नदी वाले क्षेत्र में चला जाता है। तो जो जहाँ पर बार बार पानी आ जाता है, जिस क्षेत्र में बार बार पानी आ जाता है, वहां पर जो मिट्टी पाई जाती है उसे हम नवीन जलोढ़ कहते हैं, और ये अत्यधिक उपजाऊ होती है। लेकिन बांगड़ या पुरानी जलोढ़ किसे कहते हैं? जिस क्षेत्र में नदियों का बाढ़ का पानी कुछ समय अंतराल के बाद, यानी कि लगभग देखेंगे तो 2 या 3 साल के बाद आता है, या कभी आता है और कभी नहीं आता है, बहुत टाइम से नहीं आता है, तो जो वहां पर जो मिट्टी पाई जाएगी उसे हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। पुरानी जलोढ़ मिट्टी यह है ना, खादर की अपेक्षा मतलब ये भी उपजाऊ होती है, लेकिन खादर की अपेक्षा ये कम उपजाऊ होती है। इस प्रकार क्या? जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की हो गई, बांगड़, खादर। खादर नवीन जलोढ़, बांगड़ पुरानी जलोढ़। नवीन जलोढ़ अत्यधिक उपजाऊ, पुरानी जलोढ़ खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ। बाकी अन्य मिट्टियों की अपेक्षा बांगड़ भी उपजाऊ होती है, लेकिन अगर खादर की अपेक्षा देखेंगे तो खादर की अपेक्षा बांगड़ कम उपजाऊ होगी। उसके बाद अपन देखेंगे जो कि ये जो मिट्टी है, कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। ये मध्य प्रदेश भारत में तो 43% के साथ पूरे भारत में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे अपन तो 43%, पूरे भारत के भूभाग में 43% भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? अपने जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो मध्य प्रदेश में सिर्फ इस वाले क्षेत्र में, कौन से? मध्य भारत के पठार वाले क्षेत्र में सिर्फ 3.5% भूभाग पर ही जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। इस प्रकार मध्य प्रदेश में सबसे कम मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है।
उसमें इस मिट्टी में क्या चूना, पोटाश और जैविकता की अधिकता होती है। जैविकता की अधिकता और पोटाश की अधिकता क्यों? क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो नदियों के द्वारा लाई गई है। वो नदियां अपने साथ अलग अलग क्षेत्र से मिट्टी उठा के लाती है, और वहाँ की जो जैविक जैविक विविधता है, या जहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, जहाँ की जो मृत पशु वगैरह जो भी है, वो भी अपने साथ उठा के लेके आ जाती है, वो यहाँ पर बिछा देती है ना। इसलिए यहाँ पर चूना, पोटाश और जैविकता की अधिकता हो जाएगी। लेकिन इसमें कमी क्या होगी? तो इसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि इस वाले क्षेत्र में जो नदियों के ऊपर बार बार बाढ़ आएगी, यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो बाढ़ आएगी वहाँ पर पेड़ पौधे ना तो अत्यधिक मात्रा में होंगे, ना ही वहाँ पर फसल अत्यधिक मात्रा में होगी। यहाँ पर बाढ़ वाला क्षेत्र होगा, तो यहाँ पर नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी हो जाएगी। यहाँ पर कौन से वन पाए जाएंगे? तो यहाँ पर शुष्क वन पाए जाएंगे। कौन से वन पाए जाएंगे? शुष्क वन पाए जाएंगे। और इस क्षेत्र में कौन सा मोटा अनाज होता है? मोटा अनाज बोले तो यहाँ गेहूँ गेहूँ अत्यधिक मात्रा में बोया जाएगा, मक्का अत्यधिक मात्रा में बोया जाएगा, बाजरा अत्यधिक मात्रा में बोया जाएगा। जो जो मोटे अनाज है, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, है ना, ज्वार हो गया, सॉरी ज्वार का, मक्का बाजरा हो गया, वो अत्यधिक मात्रा में बोया जाएगा। अगर इसका पीएच मान देखेंगे अपन, तो इसका पीएच मान 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। इस प्रकार यह क्या होती है? उदासीन होती है। तो क्वेश्चन आएगा कि कौन सी मिट्टी उदासीन होती है? क्या होती है? कौन सी मिट्टी उदासीन होती है? तो उदासीन मिट्टी एकमात्र मिट्टी है जो जलोढ़ मिट्टी उदासीन होती है। इसकी उदासीनता का कारण ये है कि यहाँ की इस मिट्टी को नदियां अपने अवपात क्षेत्र से या अपरदन से बनाती है, इसलिए यहाँ की मिट्टी क्या होती है? उदासीन होगी। उसके बाद अपन देखेंगे तो लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? लाल पीली मिट्टी पूर्व के पठार में कहाँ पाई जाती है? पूर्व के पठार में पाई जाती है। और ये पूर्व मध्य प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल का 37% पाई जाती है। कितने? 37% पाई जाती है। सॉरी, यहाँ पे 36 लिखते हैं ना, 37%। कितने प्रतिशत? 37% पाई जाती है। इस प्रकार देखेंगे अपन तो पूरे मध्य प्रदेश में पहले नंबर पे काली मिट्टी 43.6% के साथ काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर मध्य प्रदेश में कोई मिट्टी पाई जाती है तो वो है लाल पीली मिट्टी। यह 37% के साथ दूसरे नंबर पर पाई जाती है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे अपन, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में भी 18% के साथ दूसरे नंबर पर लाल पीली मिट्टी ही पाई जाती है। पहले नंबर पर देखेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में तो जलोढ़ मिट्टी, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो काली मिट्टी। दूसरे नंबर पर भारत के परिप्रेक्ष्य में लाल मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे तो लाल पीली मिट्टी। अब लाल पीली मिट्टी का निर्माण कहाँ से हुआ? लाल पीली मिट्टी का निर्माण गोंडवाना लैंड की चट्टानों के क्षरण के द्वारा हुआ। कहाँ से? गोंडवाना लैंड की जो चट्टान है उनके क्षरण के द्वारा इस लाल पीली मिट्टी का निर्माण हुआ। अब गोंडवाना लैंड का निर्माण किस प्रकार हुआ ये अपने कल के वीडियो में पढ़ लिया था, और किस काल में हुआ वो भी देख लिया था। तो यहाँ पर अपन देखा है कि गोंडवाना लैंड की चट्टानों के क्षरण के कारण लाल पीली मिट्टी का निर्माण हुआ, है ना। भारत में 18% के साथ ये दूसरे नंबर पर पाई जाती है, और मध्य प्रदेश में 33% के साथ भी ये मध्य प्रदेश में भी दूसरे नंबर की सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। इसका लाल रंग किस कारण से हुआ? तो इसका लाल रंग आयरन की अधिकता के कारण, क्या कि आयरन की अधिकता के कारण इसका लाल रंग हुआ। और पीला रंग इसका किस कारण होता है? तो पीला रंग इसका आयरन का जल के साथ, आयरन का जब जल के साथ क्रिया होती है तो वो फेरिक ऑक्साइड में बदल जाती है। कहीं से? फेरिक ऑक्साइड में। तो इसका पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। किस कारण से? आयरन की जब जल के साथ क्रिया होगी तो वो फेरिक ऑक्साइड में बदल जाएगा, और फेरिक ऑक्साइड येलो कलर का होता है ना। इस प्रकार लाल रंग आयरन की अधिकता के कारण और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। इसका पीएच देखेंगे अपन तो इसका पीएच 5.5 से लगाकर 8.5 तक आता है। कहाँ से? 5.5 से 8.5 तक आता है। इसलिए ये मिट्टी है एसिडिक से बेस वाली मिट्टी है। क्या? एसिडिक से बेसिक, एसिडिक से बेस वाली, यानी कि अम्लीय से क्षारीय प्रकृति की मिट्टी है। अम्लीय से क्षारीय प्रकृति की मिट्टी है, क्योंकि जब ये पानी के संपर्क में नहीं आती है तो ये अम्लीय होती है, लेकिन पानी के संपर्क में आने के बाद ये क्षारीय प्रकृति की हो जाती है। और अधिकता इसमें क्या है? सिलिका और आयरन की अधिकता होती है, और इसमें कमी क्या होती है? नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस की कमी होती है। इस मिट्टी के अंतर्गत नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस की कमी होती है। तीसरी मिट्टी देखें यहाँ पर तो बुंदेलखंड, रीवा, पन्ना और रीवा पन्ना के क्षेत्र में, हाँ बुंदेलखंड, रीवा, पन्ना के क्षेत्र में, तो इस पूरे क्षेत्र में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। क्योंकि तो यहाँ से जलोढ़ मिट्टी का कुछ क्षेत्र, यहाँ से काली मिट्टी का कुछ भूभाग, यहाँ से काली मिट्टी का कुछ भूभाग, और बुंदेलखंड के पठार में जो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी का मिलाकर यहाँ पर मिश्रित प्रकार की मिट्टी पाई जाती है ना। सभी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मिश्रित प्रकार की। अब मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? तो नीस और ग्रेनाइट चट्टानों के कारण, है ना। नीस और ग्रेनाइट चट्टानों के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ। इस मिट्टी को मिश्रित मिट्टी को लाल रेतीली मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल रेतीली मृदा, है ना। इस मिट्टी में लाल मिट्टी भी पाई जाती है, काली मिट्टी भी पाई जाती है, पीली मिट्टी भी पाई जाती है।
यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में बाजरा और ज्वार अत्यधिक मात्रा में होता है, क्योंकि ये मिट्टी बाजरा ज्वार के उत्पादन के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है, इसलिए यहाँ पर बाजरा और ज्वार का अत्यधिक उपजाऊ होता है। ये मिट्टी जो पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 18-30% भूभाग पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो रीवा पन्ना के पठार में और बुंदेलखंड के पठार में, दोनों पठारों में। अब आपको मैप के द्वारा पढ़ने से, मैप के द्वारा मिट्टियां पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि मुरैना श्योपुर जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, या श्योपुर मुरैना भिंड यानी चंबल संभाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो कोई बीएलई होगा जो यहाँ पर चंबल संभाग में लेटराइट मिट्टी लगाएगा, उसको पता होगा कि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और चंबल संभाग ऊपर है, यहाँ पर श्योपुर मुरैना भिंड आता है, तो यहीं पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। अगर पूछ लिया जाता है कि मालवा के पठार में या इंदौर वाले क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इंदौर वाले क्षेत्र में साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बुरहानपुर खंडवा वाले क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, बालाघाट या छिंदवाड़ा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो मैप के वाइज से आपको पता चल जाएगा कि बालाघाट और छिंदवाड़ा में वो इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और रीवा पन्ना पठार में कौन कौन से जिले आते हैं, रीवा पन्ना सतना सीधी सिंगरौली। इस प्रकार से देखेंगे चंबल वाले क्षेत्र में मध्य भाग के पठार में श्योपुर मुरैना भिंड ग्वालियर का कुछ हिस्सा आता है। इस प्रकार यहाँ पे दतिया ग्वालियर श्योपुर का कुछ हिस्सा। यहाँ देखेंगे अपन तो नीमच मंदसौर रतलाम जिला पूरा आता है। इंदौर भोपाल वाले क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रकार अगर मैप से पढ़ेंगे, है ना, मैप से अगर अपन पढ़ते हैं तो अपने को पूरा दिमाग में रहता है कि कहाँ पर कौन सी चीज पाई जाती है या कौन से जिले में कौन सी चीज पाई जाती है ना। क्योंकि अगर अपने को पूरा लोकेशन पता रहता है कि यहाँ पर ये जिला आता है तो इस वाले क्षेत्र में ये आती है, तो अपन आराम से आंसर दे सकते हैं। इसलिए अपने को मैप से ही पढ़ना है। कहीं से पढ़ना है? मैप से पढ़ना है ना। अब यहाँ पर अपन देखेंगे क्या कि बालाघाट और छिंदवाड़ा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश के सिर्फ इतने से 2 जिलों में, बालाघाट और छिंदवाड़ा, इन दोनों जिलों के अंतर्गत लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी को वहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज होती है उसके अंदर क्या बोलते हैं, तो लेटराइट मिट्टी को लोकल लैंग्वेज में भाटा बोलते हैं, या तो भाटा बोलेंगे या बोलेंगे लाल बलुई मिट्टी। कौन सी? लाल बलुई मृदा या भाटा बोलेंगे। तो ये इसका जो लेटराइट मिट्टी, इसका निर्माण किस प्रकार होता है, तो यहाँ पर जो मानसूनी जलवायु है उसका बार बार परिवर्तन होता रहता है। क्या होता है? बार बार परिवर्तन होता है। ये क्षेत्र है जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, पूर्व पठार बालाघाट छिंदवाड़ा क्षेत्र में। तो यहाँ पर मानसून का अत्यधिक परिवर्तन या क्रमिक परिवर्तन होता है बार बार। इस कारण यहाँ पर की जो मिट्टी है वो लेटराइट प्रकार की हो गई। इसको भाटा लाल बलुई मिट्टी भी कहते हैं। अब ये मिट्टी काय के लिए उपजाऊ होती है, तो इस मिट्टी में बागानी फसलें अत्यधिक मात्रा में होती है। कौन सी? बागानी फसलें अत्यधिक मात्रा में होती है। कौन कौन सी बागानी फसलें? जैसे चाय कॉफी हो गई, बागानी फसलें यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में होती है। तो यहाँ पर बालाघाट और छिंदवाड़ा में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद देखेंगे अपन तो कि कचारी मिट्टी मध्य प्रदेश के सिर्फ ऊपरी क्षेत्र में, यहाँ पर कौन से श्योपुर मुरैना और भिंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है। कचारी मिट्टी में क्या है? कचारी मिट्टी में बाढ़ के जो अपार क्षेत्र में जो मिट्टियां बिछी होती है उसे हम कचारी मिट्टी कहते हैं। देखेंगे अपन तो यहाँ पर देखते हैं, ये नदी जा रही और यहाँ का जो बाढ़ का पानी यहाँ तक आ जाता है ना। तो ये हर बार बाढ़ का पानी यहाँ तक भरा जाता है और यहाँ तक भरा बाढ़ का पानी, तो इस वाली मिट्टी से ये बाढ़ का पानी भराने के बाद जो नदी वापस अपने क्षेत्र में चली जाएगी, है ना। तो यहाँ की जो मिट्टी होती है उसे अपन बोलते हैं नवीन जलोढ़। लेकिन यहाँ जब नदियों में अत्यधिक बाढ़ आ जाती है तो कभी कभार बाढ़ का पानी यहाँ तक आ जाता है, ये कभी कभार आता है। तो यहाँ की मिट्टी को अपन क्या बोलेंगे? खादर या बांगर बोलेंगे, या पुरानी जलोढ़। इसको बोलेंगे खादर, इसको बोलेंगे बांगर, पुरानी जलोढ़। लेकिन जो ये नदियों के अपार क्षेत्र में, बिल्कुल ये नदी बह रही और इसके बिल्कुल पास में जो मिट्टी पाई जाती है इन अपार क्षेत्र में, कौन से? यहाँ पर बिल्कुल नदी बिल्कुल पास में अपार क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी को अपन बोलते हैं कछारी मिट्टी। कौन सी मिट्टी बोलते हैं? कछारी मिट्टी। ये भी जो पानी वाले यानी कि जिनको अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है उन फसलों के अत्यधिक उपजाऊ होती है ना। इस प्रकार क्या देखा उन्होंने कि मध्य प्रदेश का कौन से क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी काली मिट्टी। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो जलोढ़ मिट्टी, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो काली मिट्टी। उसके बाद देखेंगे अपन तो मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर की सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो 37% के साथ मध्य प्रदेश में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तीसरे नंबर पर देखेंगे अपन तो रीवा पन्ना के पठार और बुंदेलखंड में जो मिश्रित मिट्टी पाई जाती है वो तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद सर्वप्रथम जो विभाजन किया था किसने किया था? मृदा विज्ञान द्वारा 1987 में।
1987 में। कब किया गया था? 1987 में। कितनी मिट्टियां दी गई थी? 8 मिट्टियां दी गई थी। कौन कौन सी? जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट। जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट, पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीट और क्षारीय लवणीय मिट्टी। फिर मध्य प्रदेश में कौन कौन सी मिट्टी है? तो मध्य प्रदेश में काली मिट्टी, पीली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी, कछारी मिट्टी, मिश्रित मिट्टी और अपने देखेंगे तो ये जलोढ़ मिट्टी। इस प्रकार मध्य प्रदेश की सारी मिट्टियों के बारे में देखा कि कौन से क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार अपने देखा कि मध्य प्रदेश की पूरी मिट्टियों के बारे में, है ना। अब अगले टॉपिक में अपन मध्य प्रदेश के खनिज पढ़ेंगे। यहाँ से भी खनिज पढ़ने में आसानी होती है। क्या है कि कौन से क्षेत्र में कौन सा पठार पाया जाता है, उन पठार के हिसाब से वहाँ पर खनिज पाए जाएंगे। तो पठार पढ़ लिया अपनों ने, किले पढ़ लिए, जिले भी पढ़ लिए, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला किस लोकेशन पे ये भी देख लिया। उसके बाद पठार पढ़ लिए, कहाँ कौन सा पठार पाया जाता है। उसके बाद मिट्टियाँ देख ली, कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है। अब अपने को खनिज देखने में आसानी होगी कि किस क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है। उसके बाद अपन नदियों के बारे में पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश के कौन कौन सी नदियाँ हैं और किस किस क्षेत्र से प्रभावित होती है। नर्मदा नदी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, चंबल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, माही नदी, ताप्ती नदी, सब नदियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद अपन मध्य प्रदेश का पर्यटन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।